नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 13 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, हार के बाद फिर ईवीएम को कोसेगी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को हमीरपुर में आधा दर्जन से ज्यादा जनसभाएं और बैठकें की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस की हार निश्चित है और कांग्रेस इस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल में भाजपा हिमाचल में सभी 4 और देश में 400 सीटें जीतेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हार देखकर ये लोग पहले से ही अपनी हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी इनके खेमे में की जा रही है। जमीनों पर कब्जे करने वाले ऐसे लोगों की आज खुद को राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए ये लोग पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीयता के प्रतीक हैं। आज मोदी कार्यकाल में अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बन चुका है। केंद्रीय मंत्री बोले, भाजपा जो कहती है वह करती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम जो कहते हैं वह करते हैं। हमने ट्रिपल तलाक हटाया, कश्मीर से धारा 370 हटाई और सीए लागू किया। आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो चुका है और अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। भाजपा सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रही है, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल रात दिन सनातन के विरोध में खड़े हैं। इनके लिए विलुप्तीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स सबसे अहम है। समाचार नंबर 2, पतलीकूहल में सिर पर रॉड के प्रहार से मार डाला पति। जिला कुल्लू के पतलीकूहल क्षेत्र के माहिली में एक पत्नी ने रॉड से पीटकर अपने पति की हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर हत्या के कारणों की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला फलोत्पादक भवन माहिली में चौकीदार थी, वहीं उसका पति ट्रैक्टर चलाता था। रविवार सुबह पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ और पत्नी ने नजदीक रखी रॉड से पति पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद भी वह वहीं पर बैठी रही। जब फलोत्पादक मंडल के अन्य कर्मी वहां पहुंचे, तो उसने बताया कि उसके पति की बाथरूम में गिरने से मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पतलीकूहल पुलिस थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को भी महिला ने यही बताया कि उसका पति बाथरूम में गिर गया था। हालांकि पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की, तो महिला ने सच उगल दिया कि उसने रॉड से पीटकर अपने पति की हत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और महिला को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पतलीकूहल के साथ सटे माहिली में 40 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र रतनलाल गांव गिलासी तहसील घुमारवी की इसकी 36 वर्षीय पत्नी ने सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी। अभी तक की जांच में यह पता चला है कि पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा लगा रहता था। रविवार सुबह भी दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और पत्नी ने उसके पर रॉड से वार किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के एक बेटा और एक बेटी है। वारदात के दौरान वे यहाँ नहीं थे। पुलिस हत्या के इस मामले की जांच कर रही है। समाचार नंबर 3, नामांकन को आखिरी 2 दिन, कतार में भाजपा कांग्रेस नेता।
लोकसभा चुनाव में नामांकन को अब 2 ही दिन बाकी बचे हैं और इस दौरान प्रदेश भर में बड़ी तादाद में नामांकन दाखिल करने वालों की भीड़ निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जुटने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों में अब भीड़ जुटाने की स्पर्धा शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में नामांकन पहले ही दाखिल हो चुके हैं, जबकि अब शिमला में नामांकन दाखिल होना है और यहां से कांग्रेस की तरफ से विनोद सुल्तानपुरी मैदान में हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस ने शिमला संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्रियों और 3 सीपीएस को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के नामांकन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत सभी मंत्री शामिल होंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस को हिमाचल में लोकसभा की 4 में से 2 टिकटों पर फैसला करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। शिमला और मंडी के टिकट सबसे पहले तय हो गए थे। इनमें से मंडी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जबकि शिमला में नामांकन का समय गुजरने से ठीक 1 दिन पहले विनोद सुल्तानपुरी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी का इस सीट पर मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप से होने वाला है। शिमला संसदीय सीट पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल की रणनीति भी दांव पर लगी हुई है। दरअसल राजीव बिंदल इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। डा राजीव बिंदल इस सीट पर लगातार रणनीतिक फैसले ले रहे हैं, जबकि यहां कांग्रेस की रणनीति शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी के हाथ में है। बहरहाल नामांकन दाखिल होने के बाद प्रचार में तेजी आएगी और देखना यह है कि इस बार कौन सी पार्टी किस पर भारी साबित होती है। सुरेश कश्यप की चुनौती से पाना होगा पार। कांग्रेस ने इस सीट पर ज्यादातर चुनाव मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के सहारे ही लड़े हैं। 2014 में मौजूदा सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने चेहरा बदल दिया है, जबकि भाजपा ने मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप पर ही भरोसा जताया है। 1980 से 1998 तक शिमला की सत्ता संभालते रहे केडी सुल्तानपुरी के बेटे और कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी को टिकट दिया गया है। विनोद सुल्तानपुरी के प्रचार में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। शिमला संसदीय सीट से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को प्रभारी बनाया गया है, जबकि नियमित तौर पर किलेबंदी का भी प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की पताका। शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। 17 विधानसभा क्षेत्रों वाले शिमला संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक 13 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इनमें से 5 मंत्री हैं तो 3 विधायकों को सीपीएस बनाया गया है, लेकिन बीते 15 सालों से यहां कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया है। यहां कांग्रेस की आखिरी जीत 2004 में दर्ज की थी। इसके बाद भाजपा के वीरेंद्र कश्यप ने 2009 में 50% से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की, तो 2014 में उन्हें इस सीट पर 52% वोट मिले थे। 2014 में कांग्रेस के वोट शेयर में 5.10% की कमी आई थी, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थी। 2019 में भाजपा के वोट शेयर में बड़ा उछाल देखने को मिला और इस दौरान भाजपा का वोट शेयर 66.35% पहुंच गया, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में 10.39% की कमी देखने को मिली थी। समाचार नंबर 4। जोरदार बारिशों से फसलों को नुकसान। प्रदेश में भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भयंकर तबाही देखने को मिली है। गेहूं समेत अन्य नकदी फसलें प्रभावित हो गई हैं। जिन क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, उनमें किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि गत 24 घंटे के दौरान से बाहुल इलाकों में
कम बारिश होने से बागबानों ने राहत की सांस ली है। बारिश का ज्यादा असर कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर में देखने को मिला है। वहीं सिरमौर में ओलावृष्टि से आलू प्याज की फसल प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने 13 मई तक मौसम के खराब रहने की संभावना जताई है और अलर्ट का सोमवार को आखिरी दिन है। रविवार दोपहर बाद कई क्षेत्रों में मौसम में सुधार देखने को मिला है। शिमला, सोलन और सिरमौर में मौसम रविवार शाम से खुलना शुरू हो गया है। अब तक हुई बारिश की बात करें तो जोगिंद्रनगर में सबसे ज्यादा 36 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि अन्य जगहों में संगडाह में 30 मिमी, कोटखाई में 12.1 मिमी, शिमला 7.3 मिमी, मशोबरा में 7 मिमी, चौपाल में 6.4 मिमी, नारकंडा में 5.5 मिमी, चंबा में 5 मिमी, मंडी 3.8 मिमी, सलोनी 3.2 मिमी, मनाली 3.0 मिमी, भुंतर में 3 मिमी, सैंज में 3 मिमी और खदराला में 1.4 मिमी बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से समूचे प्रदेश के औसत तापमान में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है। सबसे बड़ा असर केलांग में देखने को मिल रहा है। यहाँ तापमान में बीते 24 घंटे के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, जबकि भुंतर में 7, कांगड़ा में 5.8 और हमीरपुर में 4.3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है। वहीं ऊना में 38 डिग्री, बिलासपुर 34.1 डिग्री, धौलाकुआं 35.1 डिग्री, नाहन 32 डिग्री, सोलन 30 डिग्री, मंडी 28.6 डिग्री, धर्मशाला 27.8 डिग्री, हमीरपुर 25.6 डिग्री, शिमला 24.1 डिग्री, भुंतर 23.2, चंबा 18.9 डिग्री, केलांग 8 डिग्री, कुफरी 18.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बारिश की वजह से ऊना के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट। शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति में मौसम विभाग ने सोमवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। इन 5 जिलों में आगामी 24 घंटे तक येलो अलर्ट रहेगा। कांगड़ा में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश और आंधी तूफान से सावधान रहने और संबंधित विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी है। समाचार नंबर 5। कंपनी करेगी बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई। मुल्तान बाजार त्रासदी के 3 दिन बीत जाने पर भी रविवार को केयू हाइड्रो हैदराबाद कंपनी के उपप्रबंधक सोनल ने मुल्तान कंपनी के जीएम देवी सिंह चौहान, तहसीलदार मुल्तान डा वरुण घुलाटी, कर्मचारियों सहित मुल्तान बाजार के एक घर व दुकानों का अंदर से नुकसान का जायजा लिया। उप प्रबंधक ने बताया कि जो भी इन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी सारी भरपाई कंपनी करेगी। मुल्तान बाजार के दुकानदारों, घरों के मालिकों मनोज, रुमाल, संजय आदि ने कहा कि उनके घरों व दुकानों में 5-6 फुट तक पानी व सिल्ट भर गई है। घरों में अब रहने से डर लग रहा है। मकान, दुकानों की दीवारें टूट गई हैं। करीब 35 से 40 परिवार प्रशासन द्वारा होटलों के कमरों में ठहराया गया है। वहीं एसडीएम बैजनाथ ने भी मौका पर आकर दौरा किया। गौर हो कि कांगड़ा व मंडी जिला के सीमा पर स्थित 25 मेगावाट लंबाडक विद्युत हाइड्रो प्रोजेक्ट का पेनस्टॉक फटने के बाद गत शुक्रवार रात्रि करीब 9 बजे फिर बाढ़ व मलबा आ गया था। वहीं रविवार सुबह अपने स्तर पर महिलाएं पानी की नकाशी करने में जुटी रहीं। लोगों का कहना है कि करोड़ों का नुकसान हो चुका है। रविवार को बैजनाथ आईपीएच के जेई विजय वर्मा ने कर्मचारियों के साथ 10 नए टेम्परेरी नल लगा दिए हैं। मुल्तान में लोगों को पानी मुहैया करवा दिया गया है। जेई ने कहा कि मुल्तान बाजार में 1000 मीटर पानी की पाइप सिल्ट में दब चुकी है।
बैजनाथ के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता मुलक राज प्रेमी ने मुल्तान में पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके दुख को साझा किया। समाचार नंबर 6। 8 साल में बना बायोडायवर्सिटी पार्क उजड़ा। हिमाचल प्रदेश में सरकार, प्रशासन व पर्यटन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले 8 वर्षों में पहाड़ी राज्य हिमाचल का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनकर अब उजड़ भी गया है। इतना ही नहीं, पूर्व सरकार के उद्घाटन किए जाने के 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी पार्क को सुचारू रूप से नहीं चलाया गया है और आम जनता व देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है। अब भी पर्यटन निगम को सौंपने की तैयारी चल रही है, जबकि प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन अब धौलाधार बायोडायवर्सिटी पार्क बन गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहले ट्यूलिप गार्डन के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और हिमाचल के ही पालमपुर में ट्यूलिप गार्डन तैयार भी कर दिया गया। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की ओर से फंडेड प्रोजेक्ट कंजर्विंग प्रोमिनेंट टेम्पल प्रिसिंक्ट्स एंड अपग्रेडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिज्म इन धर्मशाला एंड मकलोडगंज के तहत 7 करोड़ में ट्यूलिप का एक भी पौधा नहीं लग पाया है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट के तहत जो अन्य फूल उगाए वह भी उजड़ गए हैं। ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कार्य 10 सितंबर 2016 को शुरू करवाया गया था, जबकि 31 अगस्त 2020 को इसे धौलाधार बायोडायवर्सिटी पार्क बनाकर कार्य पूरा भी कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 में पूर्व भाजपा सरकार के समय में बायोडायवर्सिटी पार्क का तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से उद्घाटन भी कर दिया गया था। बावजूद इसके अब 2.5 साल बीतने को हैं, लेकिन उसके बाद भी सुचारू रूप से चलाने की कार्रवाई को पूरी तरह से ठंडे बस्ते ही डाल दिया गया। ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि पर्यटन को नई दिशा देने वाले प्रोजेक्ट को पर्यटन राज्य में प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन जिला घोषित कांगड़ा में ही इस तरह से प्रोजेक्ट को अधर में लटकाया गया है। ऐसे में कैसे पहाड़ी राज्य के नए पर्यटक स्थलों से लोग जुड़ पाएंगे? सरकार, प्रशासन, पर्यटन विभाग, वन विभाग व जनता के प्रतिनिधियों से कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मौजूदा सरकार की ओर से पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने के बाद बायोडायवर्सिटी पार्क को पर्यटन निगम को सौंपे जाने की योजना बनाई गई है, लेकिन कार्य अधर में होने के चलते मौजूदा पर्यटन सीजन में भी पर्यटक नए पर्यटक स्थल से अछूते ही मायूस होकर लौट जाएंगे। HDM पार्क में टूरिज्म विकसित करने को है विशेष व्यवस्था। बायोडायवर्सिटी पार्क में ट्यूलिप तो नहीं लग पाए, लेकिन 2.5 वर्ष पूर्व हो चुके उद्घाटन के तहत एम्फी थिएटर, इंटरप्रिटेशन सेंटर, हट एरिया, कैफेटेरिया, साइकिलिंग ट्रैक, गार्डन, चिल्ड्रन पार्क और छोटे छोटे पाउंड बनाए गए हैं। लेकिन जिस मकसद के साथ हिमाचल में अपनी तरह के इस पहले और अनोखे पार्क को बनाने की शुरुआत की गई थी, वह अधर में ही लटकती नजर आ रही है। इससे पर्यटन कारोबारियों स्थित स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवी लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति गहरा रोष है। नुमाइंदों और प्रतिनिधित्व पर उठ रहे सवाल। लोगों का कहना है कि ट्यूलिप गार्डन की जो कल्पना कांग्रेस की 2012 से 17 के कार्यकाल में की गई थी, आखिर उसे अब क्यों अधर में लटका दिया गया है? इसके बाद भाजपा सहित फिर से कांग्रेस की सरकार भी प्रदेश में बन गई। बावजूद इसके उद्घाटन के बाद भी मुरझाए फुल गेट के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बात को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग स्थानीय नुमाइंदों और प्रतिनिधित्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहते हैं पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक? पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक विनय धीमान का कहना है कि ADB के तहत मंजूर राशि से प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया है। इसे अब पर्यटन निगम को सौंप दिया जाएगा। इसकी कार्रवाई तेजी से चल रही है। जल्द ही आगामी कार्रवाई को पूरा कर निगम के हैंड ओवर किया जाएगा। समाचार नंबर 7। जयराम का आरोप, कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से ठगे लोग।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं, पूरे वोट नहीं पड़े हैं, मतगणना हुई नहीं है, लेकिन देशवासियों ने अभी से यह तय कर लिया है कि अब की बार 400 पार से आएंगे तो मोदी ही। यह देश की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि किसी नेता के प्रति समय के साथ साथ भरोसा बढ़ता जा रहा है। प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही है। हर बार के चुनाव में देश के लोग नरेंद्र मोदी को और ज्यादा स्नेह और समर्थन देते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष छोड़ा मैदान शिमला में भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि चलते संस्थान बंद करना भी हिम्मत का काम है। 10,000 युवाओं को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। इसी चौड़ा मैदान में हजारों युवा महीनों तक बर्फ और बरसात में अनशन करते रहे। अपनी नौकरी के परिणाम जारी करने के लिए इस चौड़ा मैदान पर महीनों डेरा लगाया। सरकार ने धरना देने पर ही रोक लगा दी। प्रदेश में दुख की सरकार चल रही, यह सरकार बहुमत खो चुकी और जनता की नज़र में भी गिर गई है। जिस तरह से कांग्रेस का विलोपन हो रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस खोजे नहीं मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने बिना कोई गारंटी दिए महिलाओं का किराया आधा किया, बिजली और पानी का बिल माफ लिया, हिमकेयर से 5 लाख का निःशुल्क इलाज दिया, सहारा योजना दी। दुख इस बात का है, यह गारंटी देने वाली सरकार ने यह सुविधाएं बंद कर दी है। कांग्रेस इसी तालाबंदी को विकास कह रही है। अब हिमाचल के लोगों की बारी है, ऐसी सरकार और ऐसे लोगों की तालाबंदी करें। केंद्र की योजनाओं से बदले हिमाचल प्रदेश के हालात। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में भारत ने एक ऐतिहासिक विकास यात्रा देखी। आने वाले समय में यह यात्रा इसी तरह से जारी रखने के लिए नरेंद्र मोदी को हिमाचल वासियों से भारी संख्या में समर्थन देना है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाओं के चलते हिमाचल की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आज हिमाचल में 4 लेन सड़कें हैं, एम्स जैसे संस्थान हैं, तो अटल टनल जैसी सुरंग के अलावा दर्जनों सुरंगें हैं। यह विकास ऐसे आगे बढ़ता रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाना है और हिमाचल में भाजपा को 4 सीटों पर भारी मतों से जिताना है। समाचार नंबर 8। सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना करेंगे बंद। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने रविवार को ज्वालामुखी में पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन के सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा, क्योंकि यह युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ मजाक है। भाजपा ने 10 साल शासन किया है और अब जनता के बीच जाकर उनकी जवाबदेही बनती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, परंतु केंद्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी हिमाचल प्रदेश को मदद के लिए नहीं दी, जबकि देश में कहीं पर भी आपदा आए तो उसके लिए आपदा राहत फंड से मदद की जाती है। परंतु यहाँ कांग्रेस की सरकार होने की वजह से केंद्र सरकार ने और यहाँ से चुनकर लोकसभा गए भाजपा के लोगों ने हिमाचल के लोगों के दुखों पर गौर नहीं किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह और उनकी पूरी टीम ने जनता के दुखों को समझा और उनको राहत प्रदान की। सब भाजपा सरकार ने ओपीएस का विरोध किया, महिलाओं को मिलने वाली सम्मान निधि का विरोध किया। 400 का मिलने वाला सिलेंडर आज 900 का मिल रहा है। महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी का आलम इतना है कि हर तरफ बेरोजगार रोजगार के लिए तरस रहे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराकर अपनी सरकार को बना रही है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है, लोगों की भावनाओं का अपमान है। पूर्व मुख्यमंत्री 4 जून को केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का सपना देख रहे हैं। उनके दोनों सपने टूट जाएंगे।
लोटस ऑपरेशन हिमाचल में शुरू किया था वह फेल हो गया है। समाचार नंबर 9। भाजपा को इस बार भी दे मौका, कांग्रेस के पास न नेता न नीति न विचार। शिमला लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के नामांकन के पूर्व दिन शिमला के चौड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेता विहीन, नीति विहीन, विचार विहीन होने के कारण लगातार नीचे की ओर जा रही है। 450 सांसदों वाली पार्टी आज 50 सांसदों पर पहुंच गई है और 4 जून को आने वाले चुनाव परिणामों में यह पार्टी 40 से नीचे पहुंच जाएगी। 28 राज्यों में सत्ता चलाने वाली कांग्रेस आज 2 से 3 राज्यों में सिमट गई है। इसलिए कांग्रेस ने उन लोगों के साथ समझौते किए हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, इसलिए कांग्रेस का पतन निश्चित है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस रंग भेद, नस्ल भेद, जाति भेद, धर्म भेद करके एक बार फिर देश को विभाजन के कगार पर ले जा रही है। गांधी परिवार के गुरु सैम पित्रोदा ने भारत के देशवासियों का अपमान किया। भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास पर भी यही बात लागू होती है। हिमाचल का विशेष श्रेणी का दर्जा कांग्रेस ने छीना और मोदी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस के राज में एक भी 4 लेन दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज 10 से 10 टनल और बड़े बड़े पुलों के साथ हाईवे बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। महिलाओं से किया धोखा। राजीव बिंदल ने कहा कि बेईमानों का हिमाचल की जनता साथ नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ बेईमानी की। महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने की गारंटी दी, लेकिन दी फूटी कौड़ी भी नहीं। इसी तरह युवाओं को सालाना 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी दी, लेकिन एक भी युवक को रोजगार नहीं दिया। 20 लाख किसानों के साथ बेईमानी की है, इसलिए वोट बीजेपी को मिलेगा। शिमला सीट पर लगाएंगे चौका। भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा 4 सीटों जीतकर कमल खिलाएगी और केंद्र में हम एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि शिमला सीट पर भाजपा चौका लगाएगी। 2004 के बाद कांग्रेस 3 बार इस सीट पर हारी है। सुरेश कश्यप नामांकन के एक दिन पूर्व शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने देश एक नई राह दिखाई है। पीएम ने देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाया है। पीएम ने देश को मजबूत बनाते हुए नारी शक्ति, युवा, किसान, वरिष्ठ नागरिकों और सभी वर्गों को नई बुलंदियों पर पहुंचने का काम किया है। भारत में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं, जैसे धारा 370 का समाप्त करना, 3 तलाक हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, सीएए लागू करना इत्यादि। उन्होंने कहा कि भारत में एक ठगबंधन और इंडी गठबंधन काम कर रहा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इन्होंने केवल देश को लूटने का काम किया है। इस बार कांग्रेस पार्टी की प्रदेश और देश से छुट्टी होना तय है। केंद्र सरकार में मंत्री रहे अजय भट्ट के कहा कि भाजपा का एक कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र की 10 साल की उपलब्धियों को घर पहुंचाएगा। कांग्रेस का गजब एजेंडा। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने रविवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसका एजेंडा दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक, धर्म और जाति की राजनीति करने का भी आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में राजनीति की परिभाषा और संस्कृति को बदल दिया है। उन्होंने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। समाचार नंबर 10। माँ दुर्गा के पाठ से कभी समाप्त नहीं होता पुण्य। माँ दुर्गा एक पल में ही असंख्य पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, ग्रह,
उपग्रह बनाती है और नष्ट भी कर देती है। माँ दुर्गा की इच्छा से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का सूजन पालन और सहार करते हैं। यदि भगवान शिव एक पल भी समाधि तोड़ दे तो इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। भगवान नारायण की यदि योग निद्रा में बाधा आ जाए तब भी सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। माँ भगवती ने ही इन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान की हैं, जिसकी सहायता से यह तीनों अपना कार्य करते हैं, ऐसा देवी भागवत में वर्णित है। ये उद्गार महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने पड्डल ग्राउंड में आयोजित प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में श्रद्धालुओं से खचाखच भरे पंडाल में व्यक्त किए। इस समागम में महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने अवधान के माध्यम से श्रद्धालुओं को तत्क्षण दुख निवारण की कृपा प्रदान की। माँ दुर्गा के अवधान के अनुभवों को देखकर सभी हैरान थे। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कुछ मिनट के अवधान से जो लोग अवसाद, तनाव, चिंता, उच्च व निम्न रक्तचाप तथा अन्य रोगों से ग्रस्त रहते थे, वे इस अवधान को करने के बाद खुशी से झूमने लगेंगे। समागम में धार्मिक, राजनीति और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रभु कृपा ग्रहण की। समागम में हिमाचल प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु भाई बहनों ने आकर मां दुर्गा की कृपा ग्रहण की। मां दुर्गा के परम शक्तिशाली पाठ को ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। समागम में आए श्रद्धालुओं के लिए अनवरत रूप से लंगर चलता रहा। महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने कहा कि दुर्गा माँ ने ही कहा है कि मैंने ही सृष्टि को बनाया है, मैं पालन, सृजन और सहार करती हूँ। ऐसा किसी भी धर्म, किसी भी अवतार या पैगंबर ने नहीं कहा है। माँ दुर्गा ने कहा कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, परा और अपरा। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है जो निकृष्ट है, और जो मेरी परा प्रकृति है उसे आत्मा कहते हैं। वह न जलती है, न कटती है, न गलती है, न ही नष्ट होती है। यह सनातन है, शाश्वत है, अनादि है। इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। हमें जो मनुष्य योनि मिली है वह इस रहस्य को जानने के लिए मिली है कि हम कौन हैं, कहां से आए और कहां गए। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं, सभी योनि हैं। विभिन्न प्रकार की योनियों से भ्रमण करते हुए ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। इस योनि में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। माँ दुर्गा का पाठ करने से योनि के आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए माँ दुर्गा का पाठ 3 संध्या करते रहना चाहिए। महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने कहा कि यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना पाठ करे एक पग भी आगे न रखें। केवल माँ दुर्गा का पाठ ही है जिसका जपजन्य पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। अन्य पाठों के जपजन्य पुण्य समाप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान शिव ने जिज्ञासाओं का निवारण करते हुए कहा था। जो व्यक्ति अपना सब कुछ माता रानी को कृष्ण पक्ष अष्टमी और चतुर्दशी को समर्पित करके फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर माता प्रसन्न होती है। जो व्यक्ति पाठ को निष्कीलन, शापोद्धार और उत्कीलन करके जाप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे भौतिक और अलौकिक सभी शक्तियों की प्राप्ति होती है। वह 3 लोकों में विजय होती है तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। समाचार नंबर 11। अब स्पेशल मैट पर करें योग, शूलिनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की खोज। आज के समय में योग लोगों की जरूरत बन गया है, क्योंकि योग करने से लोगों को कई रोगों से छुटकारा मिल रहा है। लेकिन योग करते समय किस मैट का प्रयोग करना चाहिए, इस बात का कम ही लोगों को पता होता है। अक्सर लोग जमीन या लकड़ी के फर्श पर बैठकर अभ्यास करते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसलिए शूलिनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हेड ग्रिप मैट, हैंड ग्रिप मैट, नी ग्रिप मैट और योगा ग्रिप मैट जैसे उन्नत योगा मैट विकसित किए हैं। इन मैट्स पर मार्कर लगाए गए हैं जो उन बिंदुओं को इंगित करते हैं जहां व्यायाम शुरू करने से पहले एक आसन या प्राणायाम शुरू करने के लिए खड़ा होना चाहिए।
इसके अलावा चटाई में हथेलियों, घुटनों और हाथों के करीब खांचे में कटौती की सुविधा होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग उचित रूप से किया जा रहा है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय ज्ञान और यौगिक अध्ययन स्कूल फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड एंशिएंट इंडियन विजडम के डा सुबोध सौरभ सिंह ने शोध के दौरान पाया कि मैट ऐसी सामग्री से बने होने चाहिए जो गर्मी का कुचालक हो। इन मैट्स को शूलिनी यूनिवर्सिटी में यौगिक छात्रों की एक टीम की तरफ से विकसित किया गया है, जिसके प्रमुख डा सुबोध सौरभ और डा माला त्रिपाठी हैं। टीम के अन्य सदस्य जिन्होंने योजना की परिकल्पना में मदद की उनमें सतीश, सुशील कुमार, शिवन्या ठाकुर, सुमित कुमार, सुमन रावत, दिव्या मतलानी, साक्षी गुलेरिया और दीपशिका ठाकुर शामिल हैं। समाचार नंबर 12। हिमाचल में लहलहाएंगे हींग के पौधे, ट्रायल तौर पर बांटे बीज। हिमाचल की जमीन जल्द हींग के पौधों से लहलहाएगी। ट्रायल के तौर पर देश में पहली बार उगाए गए हींग के पौधे कामयाब हुए हैं। हिमाचल में लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और चंबा में हींग के बीज अंकुरित होकर पौधे के रूप में लहराने लगे हैं। करीब 4 साल पहले HIBT व कृषि विभाग के प्रयासों से किसानों को ट्रायल के तौर पर हींग के बीज वितरित किए गए थे। 4 साल बाद अब यह बीज अंकुरित होकर पौधे बन गए हैं। शीत मरुस्थल लाहुल के मडगरा और क्वारिंग में अब हींग का उत्पादन शुरू हो गया है। भारत हींग के लिए अभी तक ईरान और अफगानिस्तान पर निर्भर है। भारत इन देशों से हर साल करीब 900 करोड़ रुपए का हींग आयात करता है। हिमाचल में तैयार किए गए हींग के पौधों का बीज भी ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया गया है। आने वाले दिनों में अब हिमाचल पूरे देश को हींग की आपूर्ति करेगा। लाहौल घाटी के मडगरा के किसानों ने CSIR पालमपुर और कृषि विभाग की मदद से साल 2020 में लगभग 300 पौधे सैंपल के लिए उगाए थे, जो लगभग 1 साल बाद ही 30% कामयाब हो गए थे। उस समय किसानों को इस संबंध में अधिक ज्ञान नहीं था। CSIR और HIBT पालमपुर द्वारा किसानों को रोपाई और खेती की तकनीकी जानकारी दी जा रही है। प्रगतिशील किसान मोती लाल ने बताया कि भारत में केवल हिमाचल में ही हींग की खेती नहीं हो रही है। हींग का पौधा 5 साल बाद बीज तैयार करता है। एक पौधे से लगभग 10 ग्राम हींग और बीज तैयार होता है। बाजार में हींग 30 से 40 हजार रुपए प्रति किलो से बिकता है। हींग का हब बनेगा राज्य। CSIR पालमपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चौहान ने बताया कि हींग के पौधे के लिए हिमाचल के ऊंचाई वाले ढलानदार क्षेत्र बेहद उपयुक्त हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और चंबा में ट्रायल के तौर पर हींग की खेती शुरू की गई है। इसे अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस वर्ष इन इलाकों में लगभग 14,000 हींग के पौधे वितरित किए गए हैं। इसी हींग की एक और प्रजाति जिसका नाम सरूला जैसिकाना है, उसे भी आयुर्वेद औषधि के रूप में लाया जाता है। समाचार नंबर 13। हिमाचल में 4,619 लाइसेंस कैंसिल, 49 हथियार जब्त। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में बड़ी संख्या में हथियारों को जब्त किया गया है। इसके अलावा आपराधिक वारदातों में शामिल पाए गए हथियारों के लाइसेंस भी रद्द हुए हैं। हिमाचल पुलिस ने इस संबंध में एक आंकड़ा जारी किया है। पुलिस विभाग ने अब तक क्रिमिनल वारदातों में 43 वेपन जब्त किए गए हैं। इसके अलावा ऊना जिला में 1 और मंडी जिला में 3,237 और कुल्लू जिला में 1,381 कुल 4,619 लाइसेंस वेपन का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश के पुलिस थानों में 87,131 वेपन जमा किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, वहीं प्रदेश लाइसेंस वेपनों को भी जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आचार संहिता लागू होने के पश्चात 11 अप्रैल 2024 तक प्रदेश के पुलिस थानों में 87,131 वेपन जमा किए गए हैं। प्रदेश में 1,00403 लाइसेंस वेपन हैं और इनमें 872 लोगों को वेपन रखने की छूट दी गई है। बाकी बचे 99,531 लाइसेंस वेपन में से अब तक 87,131 लाइसेंस वेपन पुलिस थानों में जमा किए गए हैं और अभी 7,738 वेपन जमा किए जाने बाकी हैं। प्रदेश भर में 92.2% लाइसेंस वेपन जमा किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हर गाड़ी को चेकिंग के बाद ही राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी। डीजीपी अतुल वर्मा ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में जारी लाइसेंस वेपन को जमा करवाने हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आम जनता से अनुरोध है कि अपने लाइसेंस वेपन को अपने नजदीकी पुलिस थाना में शीघ्र जमा करवाएं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।